नमस्कार मित्रों। मैं स्वामी बौद्धि परितोष। और मित्रों, आज हम श्री श्री रविशंकर जी का जो कल 2-3 दिन से साक्षात्कार बहुत ही फेमस हो रहा है, मतलब बहुत चलन में है। आज हम उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि श्री श्री रविशंकर जी ने ओशो के बारे में ना बतला करके इस साक्षात्कार में उन्होंने अपने बारे में बताया है। क्योंकि दोस्तों, श्री श्री रविशंकर जी का ये कहना है कि उन्होंने ओशो ने जितने भी पुराने संबुद्ध पुरुष हैं, जैसे कि श्री कृष्ण हो गए या नानक हो गए, कबीर हो गए, उन्होंने उन सब की कहीं ना कहीं आलोचना की है, उन सबको क्रिटिसाइज़ किया है। तो दोस्तों, मैं श्री श्री रविशंकर जी से ये बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने अपने साक्षात्कार में बोला कि उन्होंने ओशो की पुस्तकों का अध्ययन किया है। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि श्री श्री रविशंकर जी ने ओशो की पुस्तकों का अध्ययन उस तरह से किया है जिस तरह से किसी शिष्य को या किसी व्यक्ति को करना चाहिए। हो सकता है कि जब उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी ने ओशो की पुस्तकों का अध्ययन किया, तब उनका जो एक अपना गुरु होने का अहंकार, उन्होंने उस दृष्टि से ओशो की पुस्तकों को पढ़ा, है ना। या हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने एक जो अपने ज्ञान का एक चश्मा था, उस चश्मे को उतारे बिना ओशो की पुस्तकों को पढ़ा। तो जिस वजह से वो श्री श्री रविशंकर जी ओशो को अच्छे से नहीं समझ पाए। ये मेरी सोच है उनके बारे में। अब ये बात आती है कि ओशो ने ये जो जितने भी संबुद्ध पुरुष हैं, उनकी आलोचना क्यों की। तो दोस्तों, इस आलोचना का एक कारण है। वो कारण ये है कि हम जो है धारणाएं उनके साथ में बना रखी हैं, जिन धारणाओं की वजह से हमारा जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जैसे कि बुद्ध आज से 5000 साल पहले इस धरती पर आए, और उनका जो बुद्धिज़्म है बोलें या उनकी जो ध्यान पद्धति विपस्सना है, वो बहुत ही प्रचलित हुई और आज भी प्रचलित है। इन 5000 सालों के अंदर जो व्यक्ति है, वह पूरी तरह से बदल चुका है। 5000 साल पहले व्यक्ति इतना सरल हुआ करता था, इतना शांत हुआ करता था कि वो सिर्फ अपनी आंख बंद कर लेता था। आंख बंद करके मात्र बैठने से ही वह ध्यान में जो है प्रवेश कर जाते थे। लेकिन इन 5000 सालों में आदमी जो है पहले से ज़्यादा जटिल हो गया है। उसने और नई नई चालाकियाँ सीख ली हैं, जिसकी वजह से अब जो पुरानी की ध्यान पद्धतियां हैं, जैसे कि जिसमें एक पूजा होती थी या मंत्र उच्चारण होता था या मंत्र की रिपीटेशन, मंत्र को जपना होता था, या और भी ध्यान पद्धतियां थी, वह ध्यान पद्धतियां 5000 साल पहले के पुरुष के लिए तो कारगर थी। लेकिन आज का जो व्यक्ति है उसके लिए वह ध्यान पद्धतियां जो हैं कारगर नहीं हैं। तो दोस्तों, ओशो ने जो आज की ध्यान की विधियां खोजी हैं, ओशो ने जो ध्यान की विधियां निर्मित की हैं, वह ध्यान की विधियां आज के पुरुष के लिए बिल्कुल कारगर है। क्योंकि आदमी ने जो है नई नई चालाकियां सीख ली हैं। तो आज का जो पुरुष है या आज की जो इंसानियत है, वो इतनी चालाक हो गई है या इतनी विकृत हो गई है कि उनको ध्यान सिखाने के लिए जो आजकल की ओशो की इजाद की हुई ध्यान पद्धतियां हैं, सिर्फ वे ही ध्यान पद्धतियां कारगर हैं। पुरानी ध्यान पद्धतियां जो है काम नहीं करती हैं। कि हमारे कुछ मित्र हैं जो आके बोलते हैं हमें कि भाई हम ध्यान करना चाहते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा जो माइंड है वो और ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि दोस्तों, आपका जो माइंड है वो पहले से ही चल रहा है। जब आप ध्यान में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो आप जो है उस ध्यान अपने माइंड के लिए थोड़ा अवेयर हो जाते हैं। आप उनको अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो माइंड है वो कितना अशांत है। तो दोस्तों,
इस वजह से ओशो ने जो पुराने जितने भी संबुद्ध हैं उनकी कुछ बातों की आलोचना की है कि जिससे हमारी जो धारणाएं हैं वो उनसे टूटें और हम जो है ओशो की पद्धतियों से या ओशो की ध्यान पद्धतियों से अच्छे से जुड़ सकें। तो और ओशो ने सिर्फ आलोचना नहीं की है, बहुत तारीफ़ भी की है इन सभी संबुद्ध पुरुषों की, जिसमें जैसे कि मैंने अभी इनके महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। तो महात्मा बुद्ध एक ऐसे संबुद्ध पुरुष थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को एनलाइटेंड होने में हेल्प की है। उनकी जो विपस्सना ध्यान पद्धति है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं इस धरती के ऊपर एनलाइटेंड हुए हैं। तो अभी आपसे बात करते करते मुझे एक और बहुत अच्छा एक वाक़या याद आ गया है कि एक बार कोई एक गुरुजी थे जिनके कोई 50-60 शिष्य थे। तो उस समय ओशो का बहुत ख्याति थी, ओशो बहुत प्रसिद्ध थे। तो वह गुरुजी ओशो से मिलने के लिए अपने शिष्यों के साथ एक बार आए। तो जैसे भी उनकी अपॉइंटमेंट उनसे फिक्स हुई उन गुरुजी की ओशो के साथ में, तो उन्होंने ओशो से मतलब बातचीत करी। तो वह गुरुजी जो है मतलब ओशो की बातों से इतने इम्प्रेस हुए या ओशो की ऊर्जा से इतने मतलब उन्होंने महसूस की ओशो की ऊर्जा को, एक संबुद्ध पुरुष की जो ऊर्जा को उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि भाई मित्रों, मुझे जो है मेरे गुरु मिल गए हैं और मुझे अब मतलब मैं और ज़्यादा गुरु नहीं रह सकता क्योंकि अभी मुझे शिष्य बनने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि भाई जिन जिन व्यक्तियों को मेरे साथ में रुकना है, जो ओशो को पसंद करते हैं वो रुक जाएं, नहीं तो जा सकते हैं कि मैं आज से आपका कोई गुरु नहीं हूँ। तो एक तरफ श्री श्री रविशंकर जी हैं जो एक उस समय पे जीवित संबुद्ध पुरुष को नहीं पहचान पाए और आज उनकी आलोचना कर रहे हैं, और एक तरफ वह व्यक्ति हैं जो मतलब अब मुझे नहीं पता वो एनलाइटेंड हो गए हैं नहीं हो गए हैं। मैं 2-3 नाम हैं उनमें से कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं कैमरे पर अभी उनका नाम नहीं बोल पाऊँगा। तो लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर मतलब बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक आदमी ने अपना अहंकार को तुरंत छोड़ दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि भाई दुनिया क्या कहेगी, दुनिया मुझे खुद गुरु मानती है और मेरे जो हैं कुछ शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है कि भाई ये व्यक्ति में मुझे कुछ बात नज़र आई और मैं इस व्यक्ति के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये मतलब उस व्यक्ति का जो साहस है वो दर्शाता है। मतलब ये एक मेरे हिसाब से है कि ये बहुत ही खूबसूरत घटना है। और तो रविशंकर जी, तो आपको इन सब चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए। दूसरी बात कि जिसमें रविशंकर जी ने कहा कि महेश योगी जी ने ओशो के ऊपर कुछ $1 मिलियन का जो जुर्माना हुआ था वो महेश योगी जी ने पे किया। तो मित्रों, वैसे तो ये बात सब लोगों को पता ही है, ओशो के पास में 96 या 99 रोल्स रॉय उस समय पर थी। तो और जब ओशो के ऊपर वो जुर्माना लगा तो एक ये नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है जो बनी है ओशो के ऊपर, उसमें भी ये बताया गया है कि वो जो 96 रोल्स रॉयस थी वो एक लिक्विड कैश की तरह थी कि उन्होंने उस समय पर उन 96 रोल्स रॉयसेस को बेचकर जो पैसा आया था वो जुर्माना जो ओशो के ऊपर लगाया था अमेरिका ने, वह मतलब पेनल्टी को पे किया गया। और दोस्तों ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस आदमी के पास में अपने एयरक्राफ्ट हो, मतलब आदमी के पास इन द सेंस के रजनीशपुरम जो था वहाँ पे उनकी अपनी एयरलाइंस थी, उनके पास में अपने एयरक्राफ्ट थे, और जिसके कपड़ों में जो है डायमंड्स हों और जिसके मतलब कैप में डायमंड्स हों, जिसके शिष्य जो सब अमीर लोग, मतलब जो एक फेमस थे ओशो के, आई एम रिच मैन्स गुरु। तो मुझे नहीं लगता कि महेश योगी जी को मतलब पैसे देने की ज़रूरत पड़ी होगी वहाँ पे, क्योंकि ओशो अपने आप में बहुत रिच थे। रविशंकर जी ने एक दो बात और बोली हैं, जिसमें बोला कि ओशो ने भारत के बारे में बहुत पहले उल्टा सीधा बोला और बाद में उनको भारत ही आना पड़ा और किसी भी देश ने उनको एंट्री नहीं दी।
तो मित्रों, अब देखिए, अब आप हम लोग अगर अपनी जो औसत बुद्धि है, मतलब हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं, हम अगर उस बुद्धि से भी सोचें, भाई जो भारतवर्ष 200 साल तक गुलाम रहा, उस गुलाम रहने की क्या कारण है। अभी आजकल एक गुरु हैं, मैं नहीं जानता वो संबुद्ध हैं या क्या हैं, उनका नाम आचार्य प्रशांत है। उनका एक जो मतलब छोटा सा वीडियो क्लिप मेरे पास में सामने आया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक रशिया की वो दी, एग्ज़ाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि भाई रशिया और जब जर्मनी के अंदर लड़ाई हुई तो रशिया ने सरेंडर करने से मना कर दिया कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि तुम हमारे कितने लोग मारोगे, तुम जितने हमारे लोग मारोगे हम उससे ज़्यादा तुम्हारे सामने खड़े करेंगे। और उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो टैंक हैं या हमारे जो वार इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारी गन्स हैं, हमारी तोप हैं, वो क्वालिटी में तुमसे हल्की हैं। तो उस समय पे उन्होंने जो क्या नाम, सारी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी बंद करके सिर्फ वार इक्विपमेंट जो है बनाने शुरू कर दिए, और इसकी वजह से रशिया हारा भी नहीं। तो दोस्तों, अगर ओशो ने आलोचना की भारतवर्ष की, बिल्कुल ठीक की है। और अगर ओशो ने बोला कि भाई भारत गरीब है, तो भारत को गरीब करने वाले लूटने वाले नहीं थे। चलो ठीक है, एक बार कोई आ गया, मेरे घर में चोरी हो गई, भाई मेरे पास में जितनी संपत्ति थी, जितना सोना था, वो सब लेके चले गए, तो ठीक है, मैं तो अब भी मतलब पैसा कमाने में सक्षम हूँ, काम करने में सक्षम हूँ, मैं तो फिर से अपने आप को खड़ा कर दूँगा ना। तो बिल्कुल, अगर भारतवर्ष अभी भी गरीब है तो इसमें किसी दूसरे का जो है कोई योगदान नहीं है भारतवर्ष गरीब होने में, या बस ये एक बहाने हैं कि भाई हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, वो हमें लूट के ले गए और इस वजह से हम गरीब हैं। अपनी गरीबी के जो कारण हैं हम वो खुद हैं। और इसके अंदर मुझे लगता है कि ओशो ने अगर ये बोला, ये आलोचना की, तो कोई गलत नहीं की है। और दूसरी बात, ये बोलते हैं कि उनको सभी यूरोपियन देशों ने और अमेरिका ने जो है अपने यहाँ पे मतलब अंदर वीज़ा देने से या उनको अपने भीतर प्रवेश देने से मना कर दिया था। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे जो है ओशो अमेरिका का डर था। क्योंकि इसका कारण ये था कि ओशो के साथ में, जब ओशो अमेरिका में थे, कि अमेरिकन्स जो है बहुत तेज़ी से ओशो के साथ में जुड़ रहे थे, और ओशो की बातें इतनी सही थी कि जितने भी अमेरिकन्स थे वो सब लोग को ओशो की बातें समझ में आती थी। वो सब लोगों को लगता था कि भाई ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओशो ने हमेशा राजनीति को और ये जो देशों की बाउंड्रीज़ हैं इन सब को तोड़ने की बात की है। तो दोस्तों, अमेरिका को ऐसा लगा कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पे रहा तो थोड़े दिनों में जो हमारी जिन बातों को हम बोल करके इन लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं या इन देशों के ऊपर राज कर रहे हैं, या अमेरिका जो है सुपर पावर बनी हुई है, अमेरिका के ऊपर से ये जो सुपर पावर का जो टैग है ये चला जाएगा। अमेरिका की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर ओशो वहाँ पे टिके रहे। और तो और अमेरिका को ये भी डर लगता था कि अगर आज नहीं 5 साल या 10 साल के बाद में ओशो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ओशो इलेक्शन अमेरिका के अंदर जीत जाएं और उसके बाद में मतलब उनकी जितनी भी पॉलिटिक्स है वो सब धरी की धरी रह जाए। तो दोस्तों, ये कारण था, और ये अमेरिका का ही दबाव था, जिस दबाव के चलते यूरोपियन देशों ने ओशो को अपने देश के अंदर एंट्री देने के लिए मना कर दिया था। तो इसमें दोस्तों, इसमें ओशो की कोई इंसल्ट या कोई बेइज्जती मुझे महसूस नहीं होती। इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक व्यक्ति से आप इतना डरते हो कि आप उस व्यक्ति को अपने देश के अंदर एंट्री नहीं दे पा रहे हो, तो आपका जो सुपर पावर होना 2 कौड़ी का है। आप कोई सुपर पावर नहीं हो, आप सुपर कॉवर्ड हो। श्री श्री रविशंकर जी को ये बात बोलना चाहूँगा कि रविशंकर जी, ये जो अपना गुरु डम है, इसका चश्मा उतार के जिस दिन आप ओशो को पढ़ेंगे या ओशो की बातों को सुनेंगे, उस दिन आप ओशो की हर बात से सहमत होंगे, आपको ओशो की बात बिल्कुल सही लगेगी। और दोस्तों, मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र जर्मन थे, जिनकी उम्र कोई उस समय पे 60 साल थी। मैं उनसे आधी एज का था, लगभग 30 साल के आसपास था।
तो वो मेरे पास वो श्री श्री रविशंकर जी के को पसंद करते थे। और वो उन्होंने एक बार शायद कुछ फंक्शन था न्यू ईयर का या समथिंग, तो उन्होंने मुझे श्री श्री रविशंकर जी की ना एक पुस्तक गिफ्ट करी। तो मैंने जब उस बुक को पढ़ा, तो दोस्तों जब हम ओशो की वाणी को सुनते हैं या ओशो की किसी किताब को पढ़ते हैं, तो आ, उसके बीच का जो मौन है वो हमें ना महसूस होता है। मतलब वी कैन रिलेट विद दैट साइलेंस, हमें वो मौन महसूस होता है। इस वजह से कई बार ऐसा क्या रहता है कि हम किसी काम में लगे हुए हैं और साथ में ओशो की कोई कैसेट या सीडी या कहीं हमने प्रवचन लगा रखे हैं और हम उसको सुन रहे हैं, तो भी अगर हमारा ध्यान प्रवचन में नहीं भी है, तब भी एक शांति की जो अनुभूति है वो बनी रहती है ओशो के लेक्चर के साथ में। कारण यही है उसका कि ओशो के शब्दों के बीच का मौन। तो लेकिन जैसे ही वह पुस्तक श्री श्री रविशंकर जी की मेरे हाथ में आई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरु हैं, पढ़नी चाहिए उनकी एक उस पुस्तक को। तो दोस्तों मुश्किल से मैं उनका एक पेज पढ़ पाया था उनका, और मुझे ऐसा लगा यार मैं मतलब ये जो है इसके अंदर समथिंग इज़ मिसिंग देयर, मतलब कुछ इस पुस्तक के अंदर मिसिंग है। मतलब मतलब लॉजिकली मतलब एक पेज में आदमी खैर किसी को क्या ही समझेगा, लॉजिकली जो हो सकता है वो सही भी बोल रहे हैं, वो अवेयरनेस के ऊपर ही बोल रहे थे। कुछ लाइन ही पढ़ी थी, एक पेज पूरा भी नहीं मैंने पढ़ा था। तभी मैंने इस पुस्तक को उठा के साइड पे रख दिया। मैंने कहा नहीं, इस पुस्तक में जो है नहीं है कुछ, ये इस व्यक्ति में कुछ नहीं है। तो रविशंकर जी, अगर आप उस ऊर्जा को, अगर आप ओशो से उस समय पे मिले होते या आपने उस ऊर्जा को महसूस की होती, तो आज आपके जो वक्तव्य है या ये जो आप हंस रहे हैं ओशो के ऊपर, ये आप ना कर पाते। तो अंत में मैं अपने सभी सन्यासी मित्रों से निवेदन करूंगा कि ये मेरा YouTube चैनल है और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम इस YouTube चैनल के ज़रिए ओशो की आवाज़ कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे उतने ही ज़्यादा मतलब लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा। तो मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी लोग ओशो को कंडेम करते हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए। और ख़ासकर श्री श्री रविशंकर जी के जो शिष्य हैं, हर शिष्य के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये ज़रूरी है, हमें उसकी बात का जवाब देना चाहिए।